बहुत शुक्रिया मेघा। आज पहले तो मैं एनी राजा जो मेरी बड़ी बहन की तरह और बहुत सालों से हम लोग जानते हैं और बहुत खुशी हुई आपको मंच पे देखकर आज बहुत समय बाद। और शुक्रिया स्त्रीकाल और NFIW और बाकी सभी साथी जो इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक दिन इसलिए क्योंकि आज के दिन डॉक्टर अंबेडकर ने कानून मंत्री के रूप में शपथ ली थी। तो ये एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक दिन है और ये दिन चुनने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आज जो था हमारा टॉपिक तो यही था कि प्रतिनिधित्व भागीदारी, और मैंने कुछ साल पहले एक आर्टिकल लिखा था कथा देश में पॉलिटिकल पार्टी में दलित महिलाओं की हिस्सेदारी को लेकर के, और उसमें मैंने 5-6 पार्टी में जो भी कार्यकर्ता थी उनका इंटरव्यू लिया था। तो उसमें BS बहुजन समाज पार्टी से भी एक महिला काम कर रही थी, फिर कांग्रेस पार्टी में, फिर BJP में और कम्युनिस्ट पार्टी में तमाम तरह की औरतों के मैंने इंटरव्यू लिए। और इंटरव्यू में यही पाया कि जो दलित महिलाओं की स्थिति है पार्टियों में वो बेहद निराशाजनक है। वो लीडरशिप में कहीं भी नहीं है। और मैं दलित महिलाओं की क्या बात करूं कि जो सामान्य महिलाएं वो भी लीडरशिप में नहीं है, फिर दलित महिलाओं की तो हम बात ही छोड़ दें। बहुत सारी जो हमारे साथी थी उन्होंने बताया कि वो दरी बिछाने से लेके जूतों को खिसकाने तक, कुर्सियों की धूल झाड़ने और ये सब का काम करते हैं वो पार्टी में। आपने देखा भी होगा कि जब भी कोई बहुत सारे खुलासे होते रहते हैं और उसमें औरतों को किस तरीके से बेइज्जत किया जाता है। और आपने देखा होगा कि कोई लीडर पकड़ा गया, किसी महिला के साथ कोई लीडर पकड़ा गया, लेकिन उसका कारण ये है कि हमारा जो मीडिया का चरित्र है वो इतना ज़्यादा महिलाओं के खिलाफ है कि वो औरतों को ऐसे निकाल के दिखते हैं। और इसके कारण महिलाएं राजनीति में जाने से डरती हैं। राजनीति में जाने से अभी जो बात उठी थी कि महिलाएं जो हैं वो चुन के आ जाती हैं, चुन के आ गई कुछ महिलाएं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि प्रतिनिधित्व है ही नहीं। प्रतिनिधित्व का मतलब ये होता है कि जितनी आबादी उतनी प्रतिशत महिलाएं हो तो हम मानते हैं प्रतिनिधित्व। अगर 150% आबादी में से 2-1 महिलाएं आई तो प्रतिनिधित्व नहीं माना जा सकता उनको। तो जो लोग कहते हैं कि भाई औरतें चुन के भी आ जाएंगी, क्या हो जाएगा, उनके पति उनकी जगह बैठ जाएंगे, उनके जेठ उनकी जगह बैठ जाएंगे, उनके देवर या उनका बेटा या वो, मेरा मानना ये है कि चाहे पति बैठे या देवर बैठे या जेठ बैठे, कुर्सी जो है वो अपनी कीमत समझा देती है। आज उनका अगर पति बैठा है तो कल वो उसको धक्का मार के उस कुर्सी पे जरूर बैठेंगे। और ये हो भी रहा है, ये हो भी रहा है। जहाँ जहाँ औरतें ने अपनी जगह बनाई, कुछ सालों में उसने उस जगह की कीमत समझी। पहले उसको फोर्स से लाया गया कि तुम्हें किसी का पति चला गया या कोई जो थी वो सीट महिला के नाम से घोषित हो गई, या ये देखा कि इस पे कोई मिल नहीं रहा। तो इस तरीके से जब महिलाओं को खड़ा कर दिया और महिलाओं को ले आया गया, लेकिन बाद में वो एक मुखौटा नहीं रही, उन्होंने उस मुखौटे को तोड़ करके अपना रोल अदा किया है। और ख़ासकर मैं ये कहूँगी कि बेशक थोड़ी महिलाएं हैं, लेकिन हमें उन थोड़ी महिलाओं के लिए भी बेहद खुशी है कि वो वहाँ तक पहुँची। सवाल ये है कि क्या जो महिलाएं संसद में और कहीं कहीं पहुँचती हैं, क्या वो कुछ कर पाती हैं? और जब मैं 33% आरक्षण की बात जब हुई, मेरा मानना यह है कि आरक्षण 33% ही क्यों होना चाहिए था, 50% क्यों नहीं होना चाहिए। हमने कोई पार्टी ऐसी नहीं देखी जिसमें कि जो है वो खुले दिल से ये कहे कि ये महिलाओं को हम 50% दे रहे हैं। जैसे जैसे समय जा रहा है वैसे वैसे महिलाओं का प्रतिशत कम हो रहा है। बड़ी हैरानी की बात है। पहले लोगों में नैतिकता होती थी, पहले पार्टियों में नैतिकता होती थी, वो ये कहते थे महिलाओं को लाएंगे, ये हमारा एक कार्यक्रम है। लेकिन अब वो नैतिकता भी ख़त्म होती जा रही है। पॉलिटिक्स जो है वो इस तरह की होती जा रही है कि जितना भी जो भी किसी भी तरीके से महिला, सबसे ज़्यादा जो गाज गिरती है वो महिलाओं पे गिरती है, और उस महिलाओं में भी दलित महिलाओं पे गिरती है। तो उनका प्रतिशत तो और कम होगा। सिर्फ रिजर्व सीट पे ही, अगर रिजर्व सीट है तभी कोई दलित महिला खड़ी होगी या कोई जो है वो उस तरह की महिला खड़ी होगी। तो राजनीति में जो हम देखते हैं कि प्रतिनिधित्व का सवाल बहुत ज़्यादा बहुत ही कम है। एक बात और जो मुझे बहुत खलती है, वो खलती ये है
कि जब हम बात करते हैं कि जो औरतों के सवाल को जब हम ये देखते हैं कि हम उसको ये मानना शुरू कर देते हैं कि वो महिला है और वो जो है अपने दायरे में रह के बात करें। अगर वो महिला है तो वो कृषि की बात क्यों नहीं कर सकती? अगर वो महिला है तो वो बाकी जो सबसे पहले हमारे जो वक्ता थे उन्होंने ये बोला, सईदा हमीद जी ने बोला था कि महिलाओं को हम एक दायरे में देखने के लिए, मुझे बड़ी हंसी आती है जब महिलाओं को चुनाव में खड़ा करा जाता है, सबसे पहला उनका पोस्टर ये होता है कि उनके सर ढका होगा, एक बड़ी सी बिंदी होगी और उनके हाथों में बहुत सारी चूड़ी होंगी और ऐसे पोस्टर होगा, ऐसा होगा। तो आप ये बताइए कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो कब छवि तोड़ती हैं? कोई छवि नहीं तोड़ती, बल्कि वो उस तरह का बढ़ावा देती हैं कि इस तरह की महिलाएं आए जो घरेलू हों, जो अपने संस्कारों में जीती हों, जो परिवार को महत्व दे, जो पति को महत्व दे, जो पहले घर देके और फिर जाके पार्लियामेंट में बैठे या फिर जाकर के किसी दफ्तर में बैठे। तो ये स्टीरियोटाइप छवि ये औरतों ने नहीं गढ़ी है। आपको मैं बताऊं, जो हमारे एक साथी कह के गए थे कि औरतें औरतों को क्यों औरतें औरतों की दुश्मन होती है। भाई हम कभी आपसे ये नहीं पूछते क्या घर में औरतें जो आदमी जो है कभी झाड़ू पोछा करते हैं? औरतों से ये उम्मीद की जाती है कि वो जो है वो औरतें औरतों की दुश्मन होती है, लेकिन औरतों ने कभी ये सवाल नहीं उठाया होगा कि भाई आपके घर के पुरुष कितना झाड़ू पोछा बर्तन लगाते हैं, कितना घर चमकाते हैं, कितना बच्चों को पालते हैं, क्या करते हैं। हम तो ये सवाल कभी नहीं उठाते क्योंकि हमारे जहन में ही नहीं आता ये सवाल कि हम ये कहें कि हम इस तरीके, क्योंकि हमारे जो एक स्टीरियोटाइप छवि है कि औरतों को ये काम करना है, क्योंकि औरतों को ये काम करना है तो उनका दायरा बहुत छोटा हो गया है और छोटा कर दिया गया है। इसमें मैं जो है वो जो सीधे तरीके से औरतें औरतों की दुश्मन नहीं है, ये व्यवस्था औरतों की दुश्मन है। हम जो है व्यवस्था के सवाल को बहुत नैरो करके उसको और सास और नंद तक खींच के ले आते हैं उसको। तो ये व्यवस्था का प्रश्न है जो मजबूर करता है कि घर का काम औरत करेगी, अगर बहू ने नहीं किया तो सास को करना पड़ेगा, सास ने किया तो नंद को करना पड़ेगा, अल्टीमेटली कपड़े जिसको धोने वो ही धोएगा, बाकी आदमी आराम से बाहर घूमेगा, उसे धुले हुए प्रेस कपड़े चाहिए। तो वो क्यों लड़ेगा घर में? अगर उसे धुले हुए कपड़े मिल गए, उसे बना हुआ खाना मिल गया, उसे घर साफ सुथरा मिल गया, तो वो क्यों कहेगा किसी को, क्यों लड़ेगा किसी को? देखो उसके कपड़े मत धो, 10 दिन आकर के अपनी औरत पे डंडा मारेगा वो कि मेरे कपड़े क्यों नहीं धुले। फिर ये जो लड़ाई डाइवर्ट हो जाएगी, फिर कहेंगे आदमी औरत का दुश्मन होता है, क्योंकि अभी सारे काम जो है वो सिंगल हैंडेड औरतें संभाल रही हैं। तो मेरा जो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हम जिस तरीके से राजनीति को देखते हैं और पर्सनल चीज़ों को बिल्कुल जो है वो छोड़ देते हैं, तो जो राजनीति है उसमें जो भागीदारी है हमें सुनिश्चित करनी पड़ेगी। और दोनों तरह की पॉलिटिक्स में, एक तो जो हमारी जिसे हम कहते हैं राजनीति, और एक जो है पारिवारिक राजनीति, वो हमें सेट करना पड़ेगा। और ये सेट जो होता है ना कि बहुत बार हम जाके बोलते हैं कि हमें औरतों की आज़ादी चाहिए, औरतों की आज़ादी चाहिए, लेकिन घर में हम उतने ही मानसिकता से ग्रसित हैं। घर में हम उस मानसिकता से, जब हम संसद में जाके बैठते हैं, जब हम कहीं जाके बैठते हैं, जब हम भाषण देते हैं, तो हम भी तब हमारी मानसिकता उससे मुक्त नहीं होते। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक तो ये बात हमें दोनों स्तर पे जो राजनीति है वो दोनों स्तर पे हमें एक साथ बात करने की ज़रूरत है। और हम किसी व्यक्ति को कटघरे में ना करके हमें व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करना चाहिए कि वो व्यवस्था जिसने आदमी को सर्वोच्च बनाया, औरत को उसको नीचे बनाया। और हम जब असमानता की बात करते हैं तो हमें लगता है कि घर के समानता की ज़रूरत नहीं है। और बाबा साहब इसी समानता की बात करते थे। बाबा साहब हमेशा कहते थे कि घर में लोकतंत्र होना चाहिए। घर में पार्लियामेंट में भले पार्लियामेंट का लोकतंत्र गायब हो रहा है, क्योंकि परिवारों में भी लोकतंत्र गायब हो रहा है। परिवारों में हम लड़कियों को निकलने नहीं देते, उनको फोर्स कर रहे हैं कि वो जो समाज में जो एक दायरा है। देखिए मैं एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि जो चीज़ हम पे थोपी जाती है, मान लो हम पे घूंघट थोप दिया कि औरतों की जो इज्जत होती है वो सर ढकने से होती है, क्या होगा? वो थोड़े दिन बाद औरतें कहने लगी हमें तो सर ढकना अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है, क्योंकि इससे क्या होता है हमारे बाल सफ़ेद नहीं होते, धूप नहीं लगती और बहुत अच्छा लगता है। और आदमी देखो ऐसे घूमते रहते हैं, उनको पसीना आता है, हमें पसीना। तो ये जो थोपना है वो धीरे धीरे हमारी चॉइस में बदलने लगता है और हम कहने लगते हैं ये हमारी चॉइस है कि हम घूंघट करें कि ना करें।
तो ये चॉइस नहीं है, ये एक थोपी हुई चीज़ को हम चॉइस बना रहे हैं। अभी पिछले दिनों आप देखेंगे कि इस तरह की औरतों को ग्लोरीफाई किया गया जिन्होंने पूरा अपना शरीर ढका हुआ और बस चला रही हैं, पूरा यहाँ तक उनकी चूड़ी है, यहाँ तक चूड़ी, यहाँ पे उनका लटका हुआ आगे माथे पे है और पूरा ढका हुआ है, पूरी इतनी बड़ी नथ पहनी हुई है। उनको ग्लोरिफिकेशन किया गया कि देखो ये भी तो औरतें हैं। जब उन औरतों को हम ये कह रहे हैं कि बस चला सकती हैं, तो ये औरतें जीन्स पहन के बाहर क्यों जा रही हैं? ये भी तो यही कपड़े पहन के वो काम कर सकती हैं। तो जो हमें बहुत बारीक तरीके से समझने की ज़रूरत है कि क्या हम करना, क्या हमारी चॉइस है और क्या हमारे बीच में हमें डाला जा रहा है। कौन सी ऐसी चीज़ें कि जो हमें गुलामी पसंद आने लगी। हमारे जो गुलामी के बाबा साहब ने हिंदू नारी का उत्थान पता नहीं किताब लिखी, अगर आप पढ़िए, कि जो गहने थे, जो पाजेब थी, जो ये हमारे ये जो मांग थी या जो भी हाथ में मोटे मोटे कड़े थे, वो औरतों को भाग ना सकें, वो अपनी मर्जी के काम ना कर सकें, वो डिपेंड हो जाए, इसलिए उनको ये चीज़ें पहनाई गई। लेकिन अब ये हमारे शौक हो चुके हैं, इनको अब हम शौक कहते हैं। और बाजार ने उसमें और तड़का लगा दिया कि वो जो है वो ला करके तरह तरह की सुंदर सुंदर पजेबें, मतलब बेड़ियाँ जो कि बेहद खूबसूरत है, गले का हार जो कि बहुत खूबसूरत है, 10 तोले का सोने का है, लेकिन ये नहीं समझ रहे कि ये हमारे एक फांसी का फंदे की तरह काम कर रहा है। बेशक वो आपकी मनी है। एक बार मेरी एक फ्रेंड ने कहा, एक में बहुत मज़ेदार, मैं किताबें खरीदती हूँ, मेरी एक मित्र ने कहा कि जब हमारा डीए बढ़ जाता है तो हमें थोड़े पैसे मिलते हैं, तो उनसे कहा कि भाई मैं तो एक हार खरीदूँगी। ये मज़ेदार बात सुनिए। तो मैंने कहा कि तुम कुछ सेविंग कर लो, अगर तुम्हें हार क्यों खरीदना है? कह रहा है सेविंग को मैं गले में थोड़ी लटका के जा सकती हूँ कहीं, तो हार ही तो लूँगी। हार तो मैं लटका के 4 लोगों को दिखा भी सकती हूँ, लेकिन सेविंग का क्या होगा? तो वही मैं कह रही हूँ कि बहुत ऐसा हमें ये सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से जो है महिलाओं के कुछ ज़रूरी सवाल हैं, जो व्यवस्थागत सवाल हैं, उनको हमें अलग दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। खैर समय का बहुत अभाव भी है और हमारे एक दोस्त हैं, बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, अभी रतन लाल जी। हम जब औरतों की आज़ादी की बात कर रहे हैं तो उसमें वो भी कुछ जोड़ेंगे, लेकिन वो ये कहते हैं, उनका मानना है कि ऐसी पार्टी होनी चाहिए जहाँ पर हम कहते हैं आदमियों को रिजर्वेशन दे दें, हम आदमियों को रिजर्वेशन दे दें, क्योंकि आदमियों को रिजर्वेशन की इसलिए ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि वो काम जो उन्होंने कभी नहीं किए वो उनको सौंपे जाएं, वो काम उनको सौंपे जाएं, वो भी अपनी योग्यता सिद्ध करें कि इसमें यो भी योग्य हैं, सिर्फ महिलाएं योग्य नहीं है उसमें, वो भी योग्य है। तो बाकी आगे बात रखेंगे रतन लाल जी, मैं यही आपको सबको साथ